हाय हेलो एवरीवन। सो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे आज तीन कंपनीज के ऊपर। पहली ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रहेगी, हमने पोस्ट में भी डिस्कस किया था। सो एमसीएक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। अभी अगर आप सिनेरियो देखोगे जिस तरीके का चल रहा है कैपिटल मार्केट में, तो जितने भी आपके ये एक्सचेंज वाले बिजनेस हैं या वॉल्यूम रिलेटेड जो बिजनेस हैं, जिसमें आपका बीएसई आता है, सीडीएसएल आता है, कैम्स के फिनटेक वगैरह, एएमसीज, ब्रोकिंग कंपनीज, सो इन सारी कंपनीज को लेकर के काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। जिसमें ब्रोकिंग कंपनीज का तो हमको क्लियरली नंबर देख करके ही समझ आ रहा है कि उनका ग्रोथ रेट भी नीचे जा रहा है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जिस पेस पे वो पहले ओपन कर पा रहे थे एक क्वार्टर में, उसमें भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको बीएसई एनएसई के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो प्रॉब्लम हुआ है ब्रोकर्स को, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो एक्सचेंज के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब वॉल्यूम में रिडक्शन आ रहा है, उसी का इम्पैक्ट हमको ब्रोकर्स के नंबर के ऊपर देखने को मिल रहा है। दूसरा, जिस तरीके का सेंटीमेंट है, हम मतलब ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं बाइंग सेलिंग के, उसमें भी डिक्लाइन आता है। तो अगर उस वाले पार्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो सीडीएसएल के नंबर्स में इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे सीडीएसएल के लिए जो ट्रांजैक्शन इनकम वाला पार्ट है, वो सबसे ज्यादा उनके रेवेन्यू को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके रेवेन्यू को ड्राइव कर रहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। तो उसके उस पर ऑफकोर्स हमको क्लैरिटी चाहिए। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट प्लस इन सारी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी, वो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी कि आगे इन बिजनेसेस का कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है। अब यहां पे अगर आप एमसीएक्स को देखोगे, तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है इक्विटी मार्केट से। सो ये उनको थोड़ा सा सेपरेट करता है, उनका केस थोड़ा सा अलग होता है इन सारे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। दूसरा, जो हमने लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, हमने वहां पे डिस्कस भी किया था कि इस कंपनी का सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट था पिछले 1-2 साल में, कि ये टेक्नोलॉजी पे जो स्पेंड कर रहे थे, अपने आईटी वाले पार्ट पे जो इतना ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा था, वो पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये जितनी भी कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस होते हैं, प्लेटफॉर्म ड्रिवन जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक सीडीएसएल, बीएसई, आपके कैम्प्स वगैरह, या फिर जो ब्रोकिंग कंपनीज होती है, इनको सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है कि ये बहुत हायर यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर इनके प्लेटफॉर्म पे 100 ऑर्डर्स या 100 वॉल्यूम को मैनेज करने का कैपेबिलिटी है, तो जब भी इनका यूटिलाइजेशन 40-50% के आसपास पहुंचता है, इनको और फर्दर कैपेक्स करने का रिक्वायरमेंट होता है, यानी अपने प्लेटफॉर्म को और अपग्रेड करना पड़ता है। तो इनका जो सबसे बड़ा पार्ट है जो इन्वेस्टमेंट का, वो इनके अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लगता है। एमसीएक्स इस चीज को पिछले 1-2 साल से कर रहा था, बट क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले हुआ, तो आपने देखा कि कंपनी धीरे धीरे लॉस रिपोर्ट करने लग गई, ऑपरेशनली मार्जिन कंपनी का नेगेटिव हो गया, और एक काफी चैलेंजिंग फेज था कंपनी का। लेकिन लास्ट का अगर आप 3-4 क्वार्टर देखोगे इस कंपनी के लिए, तो एक काइंड ऑफ अच्छा टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है। क्योंकि टॉप लाइन का ग्रोथ तो पहले भी 30% था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी के मार्जिन पॉजिटिव हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट 1-2 क्वार्टर में तो बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस बिजनेस को। सो इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इन कंपनीज के लिए जो रेवेन्यू को ड्राइव करने वाला जो सबसे मेन ड्राइवर होता है, वो होता है एवरेज डेली टर्नओवर। तो ये अगर आप फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में दोनों में देखोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ है। 37% का ग्रोथ है फ्यूचर में, 116% का ग्रोथ है ऑप्शंस में। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी अगर हम देखें, तो फ्यूचर इनका लास्ट क्वार्टर 26,000 करोड़ के आसपास का डेली टर्नओवर था, तो वहां से 89% का ग्रोथ है। ऑप्शंस में 1,93,000 करोड़ का वॉल्यूम था, सो वहां से ऑलमोस्ट 15-16% का ग्रोथ है। मतलब वाई वाई ग्रोथ भी अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी काफी अच्छा है कंपनी का। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो वाई वाई लेवल पे 57% की ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 72-75% का रेवेन्यू ग्रोथ था, यानी जो हाई पेस ऑफ ग्रोथ चल रहा है इस बिजनेस का, वो सस्टेन है थर्ड क्वार्टर के अंदर भी। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी लॉस में चली गई थी, तो लास्ट ईयर कंपनी का बॉटम लाइन पे 5 करोड़ का लॉस था। इस क्वार्टर में कंपनी ने 160 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा है, बिकॉज इनके मार्जिन में बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है। इस क्वार्टर में 64% का मार्जिन आया है कंपनी का। एंड अगर आप लास्ट 12 क्वार्टर से कंपेयर करोगे इस कंपनी का, तो ये इन्होंने अभी तक का सबसे बेस्ट मार्जिन अचीव किया है किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो इससे हमको समझ में आता है कि बिजनेस में जो ये इन्होंने इनका जो मेन ओपेक्स वाला पार्ट था, जो वो कंप्लीट हुआ है, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ी है, मार्जिन में सुपर एक्सपेंशन है, एंड उसी का रिजल्ट हमको इनके बॉटम लाइन पे देखने को मिल रहा है। बाकी इनका रेवेन्यू शेयर वगैरह हमको पता ही है कि मार्केट शेयर कंपनी का, अगर आप कमोडिटी को एक एक्सक्लूड कर दो, तो ऑलमोस्ट बाकी सारे सेगमेंट में काइंड ऑफ मोनोपोली है इस कंपनी की। फ्यूचर में डेली टर्नओवर में अगर आप देखोगे, तो गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट 66% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके टोटल टर्नओवर में। तो यहां हमको ये कॉन्सेंट्रेटेड लग सकता है, लेकिन यही जब आप इनका ऑप्शंस का नंबर देखोगे,
सो ऑप्शंस में नेचुरल गैस हो गया, बेस मेटल्स हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, उनका वॉल्यूम ज्यादा रहता है। तो मतलब अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। एंड अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट का स्कोप देखोगे तो अभी बहुत स्कोप है कंपनी के पास में, काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं जो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले मंथ्स में उनको हम लॉन्च करेंगे। सो ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट है एमसीएक्स का। थर्ड क्वार्टर में भी नंबर्स इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं। अब कॉन्फिडेंस क्यों आता है? बिकॉज इनके मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल हुआ है उसमें उनका कहना है कि हमें नियर टर्म में ऐसा कोई बड़ा चैलेंज दिखता नहीं है जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है हमारा करंटली वो सस्टेन नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट का क्लियर कहना है कि हमारा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए एटलीस्ट ये जो करंट ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है वो सस्टेन रहेगा। तो ये 50-60% का ग्रोथ हम इजिली वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मार्जिन वाला पार्ट था उस पे एक्चुअली थर्ड क्वार्टर से इनको टीसीएस को एक एएमसी पे करना था, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है सॉफ्टवेयर के लिए जो आप पे करते हो। सो वो पे करने के बाद भी कंपनी का जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इंप्रूव हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 63% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में 64% का मार्जिन है, क्योंकि इन्होंने कुछ कॉस्ट मेजर्स लिए हैं, कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्ड करी है। एंड वहां पे मैनेजमेंट का कहना है कि कॉस्ट हम ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। इसका मतलब क्या हुआ? ये 63-64% का मार्जिन काइंड ऑफ सस्टेनेबल है एटलीस्ट कुछ अगले क्वार्टर्स के लिए। सो मार्जिन यहाँ पे सस्टेन होता है आपका। टॉप लाइन का ग्रोथ अगर इतना मेंटेन रहता है तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा कंपनी को। प्लस इसके साथ में जो हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करी, तो सबसे मेन जो ड्राइवर रहेगा, मतलब कितने लंबे टाइम तक कंपनी इस ग्रोथ को मेंटेन रख पाएगी, उसमें वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर। बिकॉज वीकली एक्सपायरीज, इंडेक्स एक्सपायरीज में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं। कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म में जो अपग्रेडेशन करना था वो हमने कर दिया है। सो काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म अब हमारा रेडी है किसी भी नए प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करने के लिए। प्लस अगर आप पार्टिसिपेंट्स का नंबर देखोगे, मतलब कितने क्लाइंट ने टोटल ट्रेड किया, सो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 9 लाख क्लाइंट ने ट्रेड किया था। अभी तक 9 मंथ्स के अंदर 11 लाख क्लाइंट्स कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर चुके हैं। एंड इस पे भी मैनेजमेंट कह रही है कि ये ग्रोथ भी सस्टेन रहेगा। सो थोड़ा बहुत कंप्लायंस का, मतलब कब इनको नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिलता है उसको लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमको ट्रैक करना रहेगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें हम इनका देखें, ऑपरेटिंग लिवरेज देखें या प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन देखें, वो सारी चीजें कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। एंड इसीलिए एक बेटर डील लगता है करंट लेवल पे, क्योंकि अगर आप स्टॉक का पीई भी देखोगे तो अभी 58-59 के आसपास लगेगा, लेकिन FY25 के बेसिस पे अगर हम देखें तो फॉरवर्ड भी स्टॉक का 48 से 50 के बीच में आता है। तो ऑटोमेटिकली जो पैग रेशियो है स्टॉक का वो अराउंड 0.6-0.7 यानी 1 से नीचे का पैग रेशियो है। अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी काफी अच्छा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। बाकी इसका डिटेल में कौन कौन एनालिसिस करेंगे जिससे हमको थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगेगा कि क्या अदर लीवर्स हैं जहां से इनका ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन रह सकता है। बट यस, ये चीजें देखते हुए एक अच्छी डील लगती है करंट लेवल पे एमसीएक्स के अंदर। दूसरे बाकी के जो दो बिजनेसेस हैं, सो वो लेंडिंग स्पेस के अंदर है। इसमें दूसरा बिजनेस है आपका L&T फाइनेंस। सो L&T फाइनेंस को भी हमने लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था, सेकंड क्वार्टर के अंदर। इस कंपनी का मतलब एक तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, बिकॉज मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं। करंटली जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं मिस्टर सुदीप्ता रॉय। सो जब से उन्होंने इस कंपनी को रन करना स्टार्ट किया, इनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, प्रोडक्ट मिक्स पे उन्होंने फोकस किया है, एसेट क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक बड़ी फ्रेंचाइजी बिल्ड करने के ऊपर उनका फोकस रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इनका लोन मिक्स देखोगे तो 50-50% का लोन मिक्स है, मतलब अर्बन फाइनेंस 50% है, रूरल फाइनेंस 50% है। अब रूरल फाइनेंस में L&T फाइनेंस क्या करता है, एक तो माइक्रो फाइनेंस देता है और दूसरा इनका जो माइक्रो लैब का प्रोडक्ट है वो ये प्रोवाइड करते हैं। अर्बन फाइनेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी टू व्हीलर के अंदर लोन देती है। टू व्हीलर में इनका कहना है कि कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर के अंदर हमारा काउंट होता है। दूसरा कंपनी एसएमई फाइनेंसिंग करती है। फिर इसके साथ में ये होम लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, एंड अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने पर्सनल लोन भी लॉन्च किया है जो भी काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। सो ये ओवरऑल इनका प्रोडक्ट मिक्स है। इनका अगर आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, अगेन लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने नंबर्स ओवरऑल अच्छे रिपोर्ट करे थे, बट क्योंकि एसेट क्वालिटी में हमको वहां पे प्रॉब्लम दिखा था, थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए इनका बढ़ गया था सिक्वेंशियली। तो वही हमारा थीसिस था कि इसको भी ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज पैट पे भी इंपैक्ट पड़ा था उससे कंपनी का। तो अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, सबसे पहले तो इनका ये एक जो टारगेट है FY26 के लिए, मेन टारगेट क्या है कि रिटेलाइजेशन करना है। बिकॉज L&T फाइनेंस पहले होलसेल लोन लेंडिंग करता था, कॉर्पोरेट्स को लोन देता था, उसमें एनपीए का प्रॉब्लम था इनका। तो उन्होंने अपना एक विजन बनाया कि हमको आगे चल के रिटेल के ऊपर फोकस करना है, और बाय द एंड ऑफ FY26 95% जो हमारा लोन बुक होगा
वो रिटेल लोन होगा। अब इस गाइडेंस को काइंड ऑफ कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। आज के टाइम पे 97% जो लोन है कंपनी का वो रिटेल लोन है। ग्रोथ कैगर इनका टारगेट था 25% का, बट अभी कंपनी 23% पे ग्रो कर रही है और ये अच्छा नंबर है। आप अगर पूरे सेक्टर में देखोगे जिस तरीके का चैलेंज चल रहा है उसको देखते हुए एक अच्छे पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है अपने लोन बुक को। एसेट क्वालिटी पे अगर हम देखें तो वहां पे इनका टारगेट था कि ग्रॉस एनपीए हमारा 3% से नीचे का होगा बाय द एंड ऑफ FY26। अभी अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा सा बढ़ गया है, ये लास्ट के 2-3 क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3.19% का ग्रॉस एनपीए था, इस क्वार्टर में 3.23% का है, यानी सीक्वेंशियली फिर से इनका थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुआ है। आरओए का टारगेट था कंपनी का कि 2.8 से 3% पे रखेंगे, अभी कितना है 2.27%। सो ये अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब इन्होंने FY22 के अंदर ये अपना विजन शेयर किया था नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का, तो उसमें सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है इनके क्रेडिट कॉस्ट के नंबर के अंदर। उस टाइम पे इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 4% के आसपास था। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस में कितना बड़ा प्रॉब्लम आया है। उसके बाद भी आप देखोगे तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल है, 2.5-2.6% के आसपास कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है। दूसरा पॉइंट इनका निम प्लस फीस वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, निम मतलब हो गया आपका मार्जिन और फीस हो गया जो आप प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हो। सो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है कि हमारा निम प्लस फी 10.5 से 11% के रेंज में रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अभी कुछ क्वार्टर में ऑफकोर्स हमको दिख रहा है कि इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बिकॉज आपका लोन ग्रोथ घट गया है, माइक्रो फाइनेंस में एनपीए बने हैं, तो आपके जो हाई यील्डिंग एसेट है वो अब एनपीए में काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का पैट अगेन थोड़ा सा प्रेशर रहा है उसके ऊपर, 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है वाई लेवल पे। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 640 करोड़ का पैट था, अभी इन्होंने 626 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे इनके क्रेडिट कॉस्ट के अंदर, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 2.49% का क्रेडिट कॉस्ट रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है, पिछले क्वार्टर में 2.6% का क्रेडिट कॉस्ट था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। पर ये इंप्रूवमेंट कहां से आया है, ये वाला पार्ट अगर आप इसको समझो, मैक्रो यूटिलाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जब सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, पूरा लेंडिंग स्पेस अच्छा कर रहा था, तो बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज क्या कर रहे थे कि अपने प्रॉफिट का एक पार्ट वो यूज कर रहे थे एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग के लिए, एक तरीके से एक बफर क्रिएट कर रहे थे कि कल को चल के अगर सेक्टर में इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस प्रोविजनिंग को हम वहां पे यूज करेंगे। एल&टी फाइनेंस ने ऑलमोस्ट 900 से लेकर के 950 करोड़ का एक एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया था अपने माइक्रो फाइनेंस बुक के लिए। और अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको देखते हुए इन्होंने उस वाले पार्ट में से 100 करोड़ यूटिलाइज किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इसी वजह से इनका नेट क्रेडिट कॉस्ट जब आप देखते हो तो वो 2.49% आ जाता है। मतलब इन्होंने टोटल जितना प्रोविजनिंग किया है उसमें से 100 करोड़ कंपनी पहले ही उसके लिए प्रोवाइड कर चुका था पिछले क्वार्टर्स में, वहां से वो यूज कर रहे हैं, तो नेट क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का कम होकर के 2.49% पे आ गया है। इसीलिए पैट में भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ 2% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है कंपनी के पैट के अंदर। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अगर आप एक स्लाइड देखोगे इनका, अभी एक्चुअली आपको बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक्स के अंदर ये स्लाइड देखने को मिलेगा जो माइक्रो फाइनेंस में लोन देते हैं। जैसे एमफिन जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनका जो गाइडलाइन आया कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी उस कस्टमर को लोन नहीं देगी जिसने मैक्सिमम 4 लेंडर से लोन ऑलरेडी ले रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एल&टी फाइनेंस ने पहले भी, हालांकि ये बहुत कम ऐसे कस्टमर्स को लोन देते थे, लेकिन अब इनका फ्रेश डिसबर्समेंट बिल्कुल जीरो हो गया है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा, अगर आप एसेट क्वालिटी फ्रंट पे देखो या कलेक्शन एफिशिएंसी वाले पार्ट पे भी देखो, तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो नॉर्मल बुक है, मतलब जिन्होंने मैक्सिमम 2 या 3 लेंडर से लोन लिया हुआ है जिन कस्टमर्स ने, उनपे ऑलमोस्ट 99% का कलेक्शन एफिशिएंसी है। बट यस, जिन कस्टमर ने थोड़ी सी ओवर लेवरेजिंग करी हुई है, जिन्होंने ज्यादा डेट लिया है मार्केट से, उनके अगेंस्ट में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा कम है, 97% के आसपास है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, आज के टाइम पे अगर आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को जाके एनालाइज करोगे, बैंक को जबकि एक सेफ इंस्ट्रूमेंट, सेफ थोड़ा सा प्लेयर माना जाता है कंपेयर टू एनबीएफसी, तो ऑलमोस्ट हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का कलेक्शन एफिशिएंसी आपको 90-95% तक दिखेगा। मतलब उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा है। एल&टी फाइनेंस एक एनबीएफसी है, उसके बाद भी इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इस बुक के अंदर काफी अच्छा है, 99-97% के आसपास है। इसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो एमफिन की जो ये रेगुलेशन आए हैं कि मैक्सिमम आप उन्हीं कस्टमर को लोन दे सकते हो जिन्होंने 4 लेंडर से लोन लिया हुआ है, ये सारी चीजें हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं अपनी इस बुक के अंदर।
प्लस इसके साथ में काफी सारा डेटा एनालाइज करके ये रिस्क असेसमेंट करते हैं कस्टमर का, जिसकी वजह से इनका कहना है कि हमारा जो एसेट क्वालिटी है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। सो इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, बट स्टिल इनका ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए आप देखोगे तो इतना कुछ खास कंसर्न लगता नहीं है। मैनेजमेंट ने अच्छे से उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो ये ओवरऑल इनका रिजल्ट है थर्ड क्वार्टर के अंदर। ग्रोथ लोन बुक के अंदर अच्छी है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि सीक्वेंशियली ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है कंपनी का, तो पैट लेवल पे कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है। अब जैसा हम बाकी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या लेंडिंग कंपनी से सुन रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में कि जो सेकंड हाफ है उसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, स्पेशली थर्ड क्वार्टर से इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसमें एल फाइनेंस की मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पहले ये थी कि थर्ड क्वार्टर के एंड से हमको वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है और फोर्थ क्वार्टर से ये जो प्रॉब्लम चल रहा है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में वो पीक आउट करेगा एंड देन FY26 से धीरे धीरे हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यानी जो पहले की एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड क्वार्टर में भी नंबर थोड़े से स्टेबलाइज हो सकते हैं, वो अभी होते हुआ दिख नहीं रहा है इन कंपनीज के लिए। एल फाइनेंस भी कह रहा है कि हमारे लिए ऑल दो चीजें इतनी खराब नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम फोर्थ क्वार्टर से थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इस बुक के अंदर। हालांकि इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो पैट पे इतना सीवियर इंपैक्ट नहीं है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो काफी अच्छा है, 70-75% का पीसीआर है इनका, प्लस आरओए का नंबर भी ठीक ठाक है। एंड FY26 का जो इनका लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो रिटेलाइजेशन का, लोन बुक का ग्रोथ का, आरओए का, उसको मैनेजमेंट ने मेंटेन रखा है। मतलब कि मीडियम टर्म में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेके हुए, बट यस नियर टर्म में कुछ जो इनको चैलेंजेस लग रहे हैं उसको देखते हुए अभी कंपनी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, थोड़ी सी कॉशियस है। सो एल फाइनेंस अगेन वही स्टॉक बनता है कि जो रडार पे तो रखना है हमको, बिकॉज वैल्यूएशन काफी अच्छा है, 1.3 1.4 का प्राइस टू बुक है। तो जब भी इनका ग्रोथ आना स्टार्ट होगा, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, तो एक अच्छा री रेटिंग का चांस बनेगा। बट ऑफकोर्स अभी के लिए हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है इस कंपनी का। तीसरा जो बिजनेस है जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे, सो वो है आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक के कल या परसों में रिजल्ट आए थे एंड कल काफी अच्छे से रिवॉर्ड करा था मार्केट ने इसके स्टॉक को, ऑलमोस्ट 19-20% अप था ये इसका स्टॉक कल के टाइम पे। इंटरेस्टिंगली इनके नंबर्स अगर आप कंपेयर करोगे एल फाइनेंस के साथ में, तो नंबर्स में देखने को मिलेगा कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर जो हैं वो काफी खराब है कंपेयर टू एल फाइनेंस, बिकॉज लोन बुक का ग्रोथ सिर्फ 18% है। ग्रॉस एनपीए अगर हम कंपेयर करें तो जरूर इनका इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट 17-18% से जना बैंक का जो पैट है वो डिक्लाइन हुआ है वाई लेवल पे। उसके बाद भी मार्केट ने काफी अच्छे से रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को। सो उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है इस बैंक के मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो सबसे पहले इस बैंक का रिजल्ट देख लेते हैं थर्ड क्वार्टर का, कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। तो इनका अगर आप Q3 का रिजल्ट देखोगे, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर आप देखो सीक्वेंशियली लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2.71% का ग्रॉस एनपीए आया है कंपनी का इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 2.86%। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एनपीए इंप्रूव हुआ मेरा, नेट एनपीए भी इंप्रूव हुआ। दूसरा, इस बैंक का अगर आप सिक्योर्ड बुक के अंदर ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ है, 36% का ग्रोथ है। एंड आज के टाइम पे 68% जो लोन है इस बैंक का वो सिक्योर्ड लोन है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पहले एक माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी था एंड आई थिंक 2017 या 18 में इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। लेकिन इस बैंक की हमेशा से एक क्लियर स्ट्रेटेजी रही है कि हमको सिक्योर्ड एसेट की तरफ ही फोकस करना है। मैनेजमेंट का कहना है कि जब भी हमको बैंकिंग का लाइसेंस मिला, हमको ये आइडिया था कि अगर आगे चल के हमको एक डिपॉजिट टेकिंग एक बड़ा फ्रेंचाइजी बनना है इस कंट्री के अंदर, तो सिक्योर्ड एसेट के ऊपर हमको मेनली फोकस करना पड़ेगा, जैसे इंडिया के बाकी बैंकों ने किया है। तो बीच में कोविड आया, बहुत सारे सिनेरियो है, उसके बाद भी इस बैंक ने हमेशा से जो मेन फोकस है अपना वो सिक्योर्ड एसेट की तरफ ही रखा है। जैसे आप उज्जीवन को देखोगे तो उज्जीवन का कई बार हमको ये चीज थोड़ी सी गलत लगी है इन्वेस्टर्स को, कि मैनेजमेंट एक तरफ बोलता जरूर है कि हमको सिक्योर्ड एसेट की तरफ मेन फोकस करना है, लेकिन जैसे ही माइक्रो फाइनेंस में एक अच्छा टेलविंड आता है बैंक का फोकस वहां पे चला जाता है। उस टाइम पे उनका अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में भी ज्यादा पेस पे ग्रो करने लग जाता है। एंड वही मेन रीजन है कि आज उज्जीवन बैंक काफी ज्यादा चैलेंज कर रहा है। मतलब वो स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई है जो आप देखोगे एक्विटास में आ गई है, ऑलमोस्ट 70-80% का बुक उनका सिक्योर्ड है, या एयू का आप देखोगे स्टार्टिंग से ही 90% के आसपास बुक उनका सिक्योर्ड रहा है। सो वो चीज जना के साथ में नहीं है। इनकी मैनेजमेंट की हमेशा से ये क्लियर स्ट्रेटेजी रही है एंड आज इसलिए हम देख रहे हैं कि 68% जो लोन है इनका वो सिक्योर्ड लोन है।
अनसिक्योर्ड लोन में डिक्लाइन हुआ है वाई वाई लेवल पे, अगर आप देखोगे तो 7% का डिक्लाइन हुआ है इनका अनसिक्योर्ड लोन बुक के अंदर। प्लस बैंक ने इसको इंश्योरेंस कराना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट का हमने डिस्कस किया था। सो इन्होंने भी अपने अनसिक्योर्ड लोन को इंश्योर कराना स्टार्ट कर दिया है। डिपॉजिट बुक के अंदर भी ग्रोथ अच्छी है, 24% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। देन इनका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से हमको समझ में आएगा कि मार्केट ने स्टॉक को रिवॉर्ड किया क्यों। अगर आप इनका लास्ट 3 क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। 174 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट है, Q1 में कितना था 196 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है। और अगर मैं इसको फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं तब भी मुझे एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है इनका एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग वाला। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का मतलब क्या है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट है इनकी मैनेजमेंट का कि इनको इसी साल 2025 के अंदर यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना होता है तो उसमें एक सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि कंसेक्यूटिवली दो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो बिलो 3% होना चाहिए और जो नेट एनपीए है वो बिलो 1% होना चाहिए। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है कि 93 करोड़ का एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करी है, मतलब ये एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया है इस बैंक ने, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये उन्होंने खुद से किया है। क्यों? क्योंकि उनको अपना नेट एनपीए का नंबर जो है वो बिलो 1% लाना था इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बिकॉज तभी ये यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज के लिए इन्होंने ये एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करी, और इसको अगर आप लेस करोगे प्लस जो इनका रिकवरीज वगैरह हुआ है ग्रॉस एनपीए से, तो नेट क्रेडिट कॉस्ट कितना आ रहा है बैंक का 44 करोड़ के आसपास। यानी लास्ट दोनों क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें सेकंड क्वार्टर से या फर्स्ट क्वार्टर से, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम इनका नेट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो इंप्रूव हुआ है थर्ड क्वार्टर के अंदर। यही मेन रीजन है कि मार्केट ने इसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया है। आपका ग्रॉस एनपीए भी इंप्रूव हुआ, प्लस आपका जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है उसमें 3 टाइम की इंप्रूवमेंट आई है। और मतलब इससे हमको समझ में आता है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिवली फोकस कर रहा है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की तरफ, कि ये अपना मतलब प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक टाइम के लिए अपना यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए। वहीं से ये इंपैक्ट देखने को मिला है। दूसरा अगर आप ये देखोगे इनका पैट का नंबर, ये 204 करोड़ का एडजस्टेड पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। मतलब अगर इन्होंने ये एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नहीं करी होती तो बैंक का जो पैट है वो 204 करोड़ का होता। वैसे कितना आया 111 करोड़ का, वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 17-18% का डिक्लाइन है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नहीं किया होता उन्होंने तो ऑलमोस्ट 40-50% का पैट ग्रोथ आता जना बैंक का वाई वाई लेवल पे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट ने इसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया है। आरओए का नंबर भी आप देखोगे तो 2% प्लस का है, आरओई का नंबर भी 20-21% के आसपास है। तो रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे रिपोर्ट करे हैं इन्होंने। लोन बुक का ग्रोथ तो अच्छा रहा ही है 18% का, लेकिन उसके साथ में एसेट क्वालिटी जो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट बना हुआ है स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के लिए, वहां पे एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमको। दूसरा जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है उसमें अभी तक ऑलमोस्ट 13% जो इनका बुक है माइक्रो फाइनेंस का, उसका 13% ये इंश्योर्ड कर चुके हैं। मैनेजमेंट का टारगेट है कि मार्च 25 तक 28 से 30% इसको हम इंश्योर्ड कर देंगे। एक और कंसर्न क्या लगता है इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो को। इनका कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, 64% का कॉस्ट टू इनकम हो गया है। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो वाई वाई लेवल पे 11-12% डिक्लाइन हुआ है। तो माइक्रो फाइनेंस ऑफ कोर्स आपके लिए सबसे हाई यील्डिंग बुक होता है, सबसे ज्यादा मार्जिन आपको उस पर मिलता है। अब वो वाला बुक आपका डी ग्रो हो गया 11% से। दूसरा, आपको एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा हायरिंग करनी पड़ी है। अब जो आपने हायरिंग करी है वो आपके लिए लोन तो कलेक्ट कर रहा है लेकिन फ्रेश लोन लेकर के नहीं आ रहा है, यानी वो फ्रेश बिजनेस लेकर के नहीं आ रहा, सिर्फ पुराने जो मैंने लोन दे दिए उनको सर्विस दे रहा है, वहां से वो लोन कलेक्शन का काम कर रहा है। तो वो भी एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट कर रहा है मेरे पीएनएल के अंदर। ये सारे रीजंस की वजह से इनके कॉस्ट टू इनकम इंक्रीज हुए हैं। और उस पर मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहा है कि मतलब फोर्थ क्वार्टर में ये और अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो वर्स्ट था हमारे एसेट क्वालिटी का वो अब पीछे रह चुका है। सेकंड क्वार्टर सबसे वर्स्ट पार्ट था, थर्ड क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आया है और अब इनका कहना है कि ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में।
प्लस मैनेजमेंट का जो 20% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। हालांकि पैट पे भी इन्होंने पहले कहा था इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि 30-40% का पैट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जिस तरीके के चैलेंजेस हैं इनको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, तो पैट ग्रोथ तो 30% का नहीं रहेगा, बट लोन बुक ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और एसेट क्वालिटी को लेकर के ये कॉन्फिडेंट है कि वो जो वर्स्ट पार्ट था हमारा वो अब जा चुका है एंड यहाँ से एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छा इंप्रूवमेंट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। अब जना बैंक को अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स मतलब प्राइस टू बुक अभी भी काफी कम है, 1.2 1.3 के आसपास का है, बट पर्सनली मेरा मानना है कि जब इनका पैड ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा तो डील थोड़ी सी और अट्रैक्टिव हो सकती है। ये 19% का अपसाइड या 20-30% का अपसाइड जो हुआ है स्टॉक के अंदर लास्ट 2-4 दिन के अंदर, ऑफ कोर्स ये कोई बहुत बड़ा री रेटिंग नहीं है, सिर्फ 1.2 1.3 का ही प्राइस टू बुक है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इनका पैड ग्रोथ कब से इंप्रूव होना स्टार्ट होता है। सो लेट्स सपोज अगर फोर्थ क्वार्टर में या FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में इस बैंक का अगर पैड ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है और एसेट क्वालिटी इसी लेवल की रहती है, तो एक सॉलिड री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि इस तरीके के जो बैंक्स होते हैं जिनका एसेट क्वालिटी स्टेबल हो, प्राइस टू बुक ROA उनका 2 से ज्यादा का हो, ROE 15% का आसपास का हो, तो प्राइस टू बुक उनको 2 से 2.5 का मिलता है। मतलब यहां से भी एक अच्छा री रेटिंग एक्सपेक्टेड है इस बैंक के लिए, कंसिडरिंग इनका पैड ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए। तो रडार पे ऑफकोर्स रखने लायक है ये स्टॉक, बट हमें देखना होगा कि आगे इनकी इंप्रूव नंबर्स कैसे आते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। सो ये पूरा रिजल्ट था इन तीनों कंपनीज का। MCX एक अच्छा डील लगता है, ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। L&T फाइनेंस मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर है एसेट क्वालिटी के अंदर, बट हमको नंबर्स का वेट करना है कि आगे कैसे इंप्रूव होते हैं। जना बैंक की बात करें तो आई थिंक सबसे पहला लेंडर है पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जिसने ये जो चैलेंजिंग पार्ट था उसका उसमें से निकल करके बोला है उन्होंने कि वर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आगे आने वाले क्वार्टर्स काफी अच्छे रहेंगे। तो एक सबसे पॉजिटिव प्लेयर है। आई बिलीव कि पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे सबसे टॉप पे रखा जा सकता है इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर। बाकी अगेन इनके भी नंबर्स हमको देखने हैं कि पैट पे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है आने वाले क्वार्टर्स में। सो ये पूरा एनालिसिस था, बाकी रिजल्ट हमारा चलता रहेगा, और भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।